Friends, today we discuss about the chapter number 10, gravitation of time. We know that any planet moves around the sun in elliptical orbit. This is due to the gravity, and motion circular due to the centripetal force which always act towards the center of circle. मतलब क्या हुआ कि planets जो हैं वो sun के around move करते हैं gravity की वजह से। ये मून भी अर्थ के टुवार्ड्स मूव करेगा बेटा ग्रेविटी की वजह से, और वो ग्रेविटी की वजह से जो पाथ है आप उसको इलिप्टिकल भी बोल सकते हो और वी कैन से दैट सर्कुलर, भी सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है बात। और सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है जिसको हम सेंट्रिपेटल फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमेशा सेंटर के टुवार्ड्स मूव करेगा। आप सपोज करो कि आप कोई चीज ऑब्जेक्ट ले लेते हो कि ऐसे घुमा रहे हो तो आपको हमेशा फोर्स आपकी यहाँ सेंटर में फील होने वाला है। ठीक है, ये वही सेंट्रिपेटल फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्लियर है बात? ओके, देन नेक्स्ट, न्यूटन ऑब्जर्व दैट एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड ही थिंक्स दैट व्हाई अर्थ डजंट फॉल टुवर्ड्स द एप्पल। न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा और एप्पल आके उसके ऊपर गिरता है, तो वह सोचता है कि भाई एप्पल नीचे क्यों आया, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। अगर सपोज करो कि भाई अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया है तो एप्पल ने अर्थ को क्यों नहीं किया। अर्थ भी तो मूव कर सकती थी। बाद में जब उसने रिसर्च की, चीजों को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो उसको पता लगा कि अर्थ और एप्पल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अर्थ का मास एप्पल की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो अर्थ है बेटा वो एप्पल के टुवार्ड्स मूव नहीं कर सकती, एप्पल ही अर्थ के टुवार्ड्स मूव करता है। और इसी फोर्स को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के टुवार्ड्स गिर रही है। फ्री फॉल जो होता है, सपोज आपने छत से कोई चीज छोड़ दी तो वो ग्रेविटी के अंदर आती है। क्लियर है बात? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसे दो चेयर रखी है क्लासरूम में, उन दो चेयर के बीच में भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हो। इनफैक्ट होता भी है, लेकिन वो फोर्स इतना नेग्लिजिबल है बेटा कि हम एक दूसरे के रिगार्डिंग वो फोर्स फील नहीं कर पाते। क्लियर? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज दिस लॉ? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Means अब मतलब क्या हुआ इसका? वो क्या कहना चाह रहा है आपको? यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और उसका अट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, किस फॉर्मूला बेस पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी? भाई जो मान लो उन दो ऑब्जेक्ट आपने ली, एक का मास और दूसरी का मास, दोनों का मास, दोनों के मास का प्रोडक्ट, दोनों के मास को मल्टीप्लाई करो। सपोज एक का 10 ले लिया, एक का 5 ले लिया, फिर ये 10 × 5, और साथ में क्या लेना है सर, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब इसी चीज को अगर फॉर्मूलेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास, इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने m मान लिया, इसका मान लिया मैंने स्मॉल m, दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया और दोनों को मल्टीप्लाई में मेंशन कर दिया। मैंने दो ऑब्जेक्ट मान लिए, एक a एक b, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है d। मेक श्योर दैट कि आप डिस्टेंस सेंटर से मेजर करोगे बेटा, यहां से कभी नहीं करोगे, ऑलवेज। क्लियर? यहां से d मेजर कर लिया, ठीक है सर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d², d² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चाहिए। जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो मैं पहुंचा यहाँ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m × m डिवाइडेड बाय d²। दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
ये हमेशा बेटा आपको रिलेशन बताता है फॉर्मूला में। अगर आपको किसी फॉर्मूला या कंक्लूजन में पहुंचना है तो आपको ये साइन रिमूव करके बीच में इक्वल टू का साइन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो उस इक्वल टू का साइन लेके आने के लिए मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया g m स्मॉल m डिवाइड बाय d। अब ये d क्या है सर? d इज द ग्रेविटेशनल जी आपका आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी यूनिट क्या हुई और ये कैसे फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा वो हम देखना चाहते हैं। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले से जी की वैल्यू निकाली, डी को इससे मल्टीप्लाई किया और इन दोनों एम को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जी की एक तरीके से फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को बनाया मैंने जी की यूनिट निकालने के लिए। अब हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड डिस्टेंस की सर मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर तो मीटर का भी स्क्वायर हो गया। डिवाइड में क्या है सर, केजी इनटू केजी, क्योंकि मास को हम केजी में मेजर करते हैं, तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर जी की यूनिट आ गई। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा जी की वो होती है ये। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद करनी है। आप हायर क्लास में इसको डायरेक्ट ही पढ़ोगे। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वो वैल्यू है जो हर फॉर्मूलाज में फिट बैठेगी और आपका आंसर सही लेके आएगी। अगर आपको लगता है कि सर मुझे कोई वैल्यू निकाल के देखनी है, यू कंसीडर योर वेट एंड पुट इन द फॉर्मूला, you get answer. Thanks. Okay.